हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर सेना प्रमुख नरवणे के बयान पर भड़का चीन। उत्तर प्रदेश चुनावों से जोड़ा अपनी बात को। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या कह सकता है चाइना यूपी चुनावों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर हूती विद्रोहियों का समर्थक है ईरान। क्या अबू धाबी ड्रोन हमले में जिस प्रकार से भारतीयों की मौत हुई है दोस्तों, क्या उसके बाद ईरान से बिगड़ेंगे भारत के रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर गाजीपुर में, दिल्ली के गाजीपुर में मिला बम पाकिस्तान से आया था दोस्तों। दिल्ली पुलिस की जांच में हुए हैं कई बड़े खुलासे। आपको बताएंगे दोस्तों कि उन आतंकवादियों ने फिर मैसेज किया है और कहा है कि अगली बार और तैयारी से करेंगे धमाका। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे बड़ी खबर आपको। उससे आगे बताएंगे जहां कांग्रेस के अध्यक्ष ने दोस्तों मोदी जी को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। बड़ी ही विवादित बयान दिया है दोस्तों। कहा मैं मोदी को मार सकता हूं, गाली भी दे सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात आपको आखिर किसने ये बात कही है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आपको कोविड को लेकर सारी जानकारी देंगे। और 2 और सर्वे में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा हुआ है दोस्तों। बताएंगे क्या कहते हैं सर्वे के नतीजे। और सपा को कहां मिल रही है सीटें दोस्तों, और कितने सीटें मिल रही है, सारी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती को बहुत बड़ा झटका दिया है दोस्तों। बताएंगे कैसे। साथ ही दोस्तों अगले 2 दिनों में इन राज्यों में पड़ेगी हाड़ कपा देने वाली ठंड। जी हाँ दोस्तों, और इस राज्य में होगी भारी बारिश। बताएंगे कहाँ की खबर है, तो हर तरह की जानकारी देने वाले हैं। आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मोदी लहर आएगी दोस्तों। मोदी की सरकार बनेगी तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सेना प्रमुख नरवणे जी के बयान पर भड़का चीन और अपनी बात को यूपी चुनावों से जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी के बयानों पर भड़क उठा है दोस्तों। अखबार ने लिखा है कि नरवणे भारत की आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए चीन विरोधी रुख अपना रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर कई अनर्गल बातें छापी है दोस्तों। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि सीडीएस बिपिन रावत जी के निधन के बाद नरवणे को उनकी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई है। रावत चीन विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं, इसलिए नरवणे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो सके। ग्लोबल टाइम्स ने चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एशिया पैसिफिक स्टडीज के डिपार्टमेंट हेड लैन जियानस्क्यू का एक लेख छापा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एमएम नरवणे का बयान कोर कमांडर स्तर की बैठक में हुई सकारात्मक बातचीत के अनुरूप नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही दोस्तों। ऐसे में क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग चाइना को, जिस प्रकार से सेना प्रमुख नरवणे जी को जनरल बिपिन रावत जी के नक्शे कदम पर चलने वाली बात कह रहे हैं दोस्तों। इससे साफ जाहिर होता है कि बिपिन रावत को खराब बताया जा रहा है चाइना के द्वारा। अगर आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जवाब चाइना को कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां हूती विद्रोहियों का समर्थक है ईरान। क्या अबू धाबी ड्रोन हमले में भारतीयों की मौत के बाद बिगड़ेंगे भारत संग रिश्ते। बता दें संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में सोमवार को हूती विद्रोहियों ने 2 ड्रोन हमले किए। इन हमलों की वजह से 3 तेल टैंकरों में विस्फोट हुआ और आग एक एयरपोर्ट तक आ गई दोस्तों। इन हमलों में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी, बोले तो 1 पाकिस्तानी नागरिक और 2 वहां के लोकल नागरिक शामिल थे। जिसके अलावा 6 अन्य लोग इस ड्रोन हमले में घायल हुए और अभी तक अबू धाबी पुलिस ने ड्रोन हमलों के पीछे किसी पर संदेह नहीं जताया। हालांकि यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यमन में 2015 से जारी गृह युद्ध में हूती विद्रोहियों को लंबे समय से ईरान समर्थन कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई की गठबंधन वाली सेनाएं हूती विद्रोहियों से जंग लड़ रही हैं और ईरान द्वारा मिलने वाले हथियारों के जरिए ही हूती विद्रोही जंग लड़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बार हूतियों के ड्रोन हमलों में 2 भारतीयों की मौत हुई है। इसके अलावा यूएई के एक मालवाहक जहाज को हूतियों ने बंधक बनाया है,
जिस पर 7 भारतीय सवार हैं। भारत ने उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। ऐसे में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या इन वजहों से भारत और ईरान के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ईरान के बीच शताब्दियों से संबंध रहे हैं। दोस्तों, आजाद भारत और ईरान के बीच राजनयिक रिश्तों की नींव 15 मार्च 1950 को पड़ी थी और ईरान में भारत के दूतावास के अलावा 2 वाणिज्य दूतावास भी है, यानी कि भारत और ईरान के संबंध एक भाई की तरह है दोस्तों। लेकिन क्या इन यमन हुती विद्रोहियों द्वारा भारत और ईरान के बीच में खटास आएगी दोस्तों, क्योंकि हमारे भारतीय नागरिक इसमें मरे हैं दोस्तों और घेरे गए हैं। आप क्या चाहते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि विदेशी रिश्ते अपनी जगह है दोस्तों और हमारा अपना नागरिक हमारा अपना भाई और बहन है, हमारे भारत का परिवार है दोस्तों, उनको हम नहीं खो सकते। और ऐसे में इन बातों को ध्यान रखते हुए कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ईरान और भारत के रिश्तों में अब क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। जाहिर तौर पर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली के गाजीपुर में मिला बम पाकिस्तान से आया था दोस्तों। दिल्ली पुलिस की जांच में हुए कई खुलासे। आपको बता दें कि आतंकी संगठन पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है दोस्तों और उसने कहा कि दिल्ली में हमने ही प्लांट किया था आईईडी बम, अगली बार और तैयारी से करेंगे धमाका। जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर फूल बाजार से बीते हफ्ते शुक्रवार को बरामद किए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बोले तो आईईडी की जांच में पता चला है कि ये पाकिस्तान से आया था। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि ये 24 बम की खेप का हिस्सा था, जिसे सीमा पार से या तो जमीन के जरिए या समुद्री मार्ग से पाकिस्तान द्वारा स्थानीय आतंकवादियों के जरिए भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी बीच जो बड़ी खबर है कि गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी को विस्फोटकों से उड़ाने की ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी दोस्तों और संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने रची थी इसकी साजिश। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने टेलीग्राम पर ये लेटर भेजकर इस आईईडी हमले की जिम्मेदारी ली है और लेटर में लिखा है कि एमजीएच ने धमकी देते हुए कहा कि हमारे ही मुजाहिद भाइयों ने 14 जनवरी को धमाके के लिए दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी प्लांट किया था, जो किसी टेक्निकल वजह से वक्त पर नहीं फटा। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, हम और तैयारियों के साथ धमाका करेंगे जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों लेटर में आगे लिखा है कि हमने अपना बेस भारत में तैयार कर लिया है, भारत के सारे राज्यों में बना लिया है, हम भारत के खिलाफ ताकत से लड़ेंगे और शरिया का राज्य बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जम्मू कश्मीर लेटर के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलिस को भी धमकी दी गई है दोस्तों। ऐसे में अब आप क्या जवाब देना चाहेंगे जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकी संगठन दोस्तों भारत के वो भी कैपिटल यानी दिल्ली में आईईडी प्लांट करके चले जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में किसकी आप कमी मानते हैं, लेकिन गनीमत रही दोस्तों कि बम पकड़ में आ गया। अगली खबर की बात करें, जहां पर अब पाकिस्तान के ही लोग इमरान खान को कहने लगे इंटरनेशनल भिखारी। विपक्ष बोला प्रधानमंत्री का जाना ही सभी समस्याओं का हल है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फजीहत सिर्फ बाहर के लोग ही कर रहे थे, लेकिन अब उनका खुद का मुल्क बोले तो पाकिस्तान ही उन्हें इंटरनेशनल भिखारी बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने रविवार को इमरान खान को इंटरनेशनल भिखारी करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से इमरान खान का जाना ही मुल्क की सभी आर्थिक समस्याओं का हल है। साथ ही उन्होंने देश में नए सिरे से चुनाव कराने की भी अपील की है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां नेपाल सरकार का बड़ा दावा लिम्पिया धुरा लिपुलेख और काला पानी उसके अभिन्न अंग निर्माण रोके भारत। जी हाँ दोस्तों, अब ऑफिशियल नेपाल से यह खबर आ रही है दोस्तों। नेपाल सरकार ने रविवार को एक बार फिर दावा किया है कि लिम्पिया धुरा लिपुलेख और काला पानी उसके अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं, नेपाल ने भारत से अपील की है कि इन क्षेत्रों में सभी निर्माण कार्यों को रोक दिया जाए। हालांकि नेपाल ने साथ में ये भी कहा है कि वो बॉर्डर विवाद को राजनयिक स्तर पर सुलझाना चाहता है। नेपाल की यह प्रतिक्रिया भारतीय दूतावास के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि नेपाल के साथ अपनी सीमा पर भारत की स्थिति स्पष्ट है। इसकी सूचना नेपाल सरकार को दे दी गई है। बयान में ये भी कहा गया है कि पारस्परिक रूप से सहमत सीमा मुद्दे जो बकाया है उन्हें हमेशा हमारे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों से हल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी नेपाल को जवाब देते हुए दोस्तों ये बात जरूर कह दीजिएगा कि लिम्पिया धुरा लिपुलेख और काला पानी भारत का भिन्न अंग थे हैं
और आगे भी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, चाहे बातचीत कर लो या फिर रहने दो, भारत का था, है और रहेगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ श्रीलंका में दूसरा दुबई बनाने जा रहा है। चीन मदद के बहाने तैयार कर रहा है वो अपना किला। जी हाँ दोस्तों, कोलंबो पोर्ट सिटी, जिसे ज्यादातर अधिकारी एक इकोनॉमिक गेम चेंजर मान रहे हैं। श्रीलंका की राजधानी के समुद्र किनारे बसा एक भव्य महानगर है। कोलंबो के बगल में समुद्री रेत पर बसाए गए विशाल काय शहर को एक हाई टेक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये अपतटीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, आवासीय क्षेत्र और दुबई, मोनाको और हांगकांग के साथ समुद्री गतिविधियों की मेजबानी करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस शहर को और बनाने के लिए दोस्तों चाइना अपना गेम चेंज करना चाह रहा है दोस्तों, और श्रीलंका को उसी समुद्र में डुबाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां उत्तर कोरिया से एक और खबर जापान को लेकर। एक महीने में चौथी बार जापान सागर में उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइलें, जिसके बाद जापान ने कहा चुनौती के लिए भी तैयार रहे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से जापान सागर की तरफ अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है और इस महीने ये चौथी बार है जब उत्तर कोरिया ने ऐसा किया है दोस्तों। तो उधर जापानी मीडिया ने इसे अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल बताया है, यानी जापान की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जापान सागर में बैलिस्टिक मिसाइलें ही दागी गई हैं। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि इसका रुख जापान सागर की तरफ ही था। तो वहीं समाचार एजेंसी कोयोडो ने इसे बैलिस्टिक मिसाइल बताया है दोस्तों, जिसके बाद जापान ने ट्वीट करके कहा है कि विमानों, जहाजों और दूसरे संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। सुरक्षा के लिए जो भी कुछ करना पड़े उसके लिए तैयार रहे। वहीं हर समय चुनौती का सामना करने के भी उत्तर कोरिया को दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। बात कर अगली खबर की, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ उगला जहर। अफगानिस्तान को भेजी जा रही मानवीय मदद को बताया है पब्लिसिटी स्टंट। जी हाँ दोस्तों, तालिबान राज लौटने के बाद गरीबी और भुखमरी से जूझ रही अफगानिस्तान की आवाम को भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर 50,000 टन गेहूं भेजा था, जिसे पाकिस्तान ने पब्लिसिटी स्टंट बताया है दोस्तों। पाकिस्तान ने इस मानवीय मदद को रोकने की पूरी कोशिश की। उसने इसके लिए मार्ग मुहैया कराने तक में खूब अड़चने और आनाकानी की है दोस्तों। इस मामले में वो लगातार जहर उगल रहा है और अब पाकिस्तान के बड़बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोले तो NSA मोइद यूसुफ ने भारत पर नरसंहार करते हुए यानी नरसंहार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि दुनिया इस पर भी अब भी शांत है। यानी कि दोस्तों, अफगानिस्तान को भारत मदद कर रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ये मदद पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, पूरे विश्व में दिखाने के लिए ये कार्य कर रही है। आपका क्या जवाब होगा दोस्तों पाकिस्तानी NSA मोइद को कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा लिखकर। साथ ही दोस्तों, जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए और हमें समर्थन देने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट है। अगली खबर की बात करें, जहां तालिबान पाकिस्तान सेना में सीमा पर फिर जोरदार संघर्ष, रात भर आग उगलती रही, वहां पर तोपे। जी हाँ दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच अफगान सीमा पर डूरंड लाइन को लेकर विवाद घटने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। हालत ये हो चुकी है कि दोनों ही ओर से सेनाएं आमने सामने हैं और तोपे आग उगल रही है दोस्तों। गोलाबारी की ताजा घटना रविवार रात को उस समय हुई है जब पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी ठिकानों पर तोपों से गोले बरसाना शुरू कर दिया। इसके जवाब में तालिबानी आतंकियों ने भी गोले बरसाए। अगली खबर की बात करें, जहां पर दिवालिया होने की कगार पर खड़े श्रीलंका को भारत ने बचाया, जिसके बाद हो रही है मोदी जी की खूब तारीफ। जी हाँ दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसी बीच भारत ने उसे मदद के रूप में 90 करोड़ डॉलर का कर्ज देने का ऐलान किया है दोस्तों। इसके बाद पूरा श्रीलंका भारत का आभारी और मोदी जी का आभारी होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने मदद करके दोस्तों श्रीलंका की, क्या ये सही किया दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से श्रीलंका भी अब चाइना के तलवे चाटने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, इस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस बात को ध्यान में रखकर चलते अगली खबर की तरफ, जहां मंगलवार को काबुल की यात्रा पर जाएंगे पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सीमा पर बाढ़ समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिकी मदद बनी नेपाल सरकार के गले की हड्डी, गठबंधन में शामिल पार्टियों ने की है खिलाफत। जी हाँ दोस्तों, देश में भारी विरोध के कारण नेपाल की शेर बहादुर देववा
सरकार अब तक $50 करोड़ की एक अमेरिकी संस्था की मदद को स्वीकार करने के बिल संसद में पारित नहीं करवा पाई है दोस्तों। और देववा की नेपाली कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो ये मदद लेना चाहती है, लेकिन इस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टियां इसके खिलाफ हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं मोदी को मार सकता हूं, गाली भी दे सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वायरल वीडियो है, जिसमें उस वीडियो के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रचार रैली के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मैं बहस क्यों कर रहा हूं, मैं पिछले 30 साल से राजनीति में हूं, लेकिन एक स्कूल मेरे नाम पर नहीं है। मैं हमेशा सबकी मदद करता हूं, मैं मोदी को मार सकता हूं, उन्हें गाली भी दे सकता हूं, इसीलिए मोदी मेरे खिलाफ प्रचार करने आए। एक ईमानदार नेतृत्व आपके सामने खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेसियों के कैसे कैसे नीति रहती है दोस्तों, और जो एक प्रधानमंत्री करंट में प्रधानमंत्री है देश के दोस्तों, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें और उनको लेकर ऐसी ऐसी बातें मारने को लेकर, अगर ये सच है दोस्तों, क्योंकि वीडियो में यही सुनने को मिल रहा है और यही चीजें सर्कुलेट भी हो रही है दोस्तों, अगर ये सच है तो बहुत गलत कहा है दोस्तों इन्होंने। आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर अब कोरोना को लेकर बात करते हैं। महानगरों में घटने लगे हैं कोरोना के केस। मुंबई में 5976 नए पॉजिटिव केस निकले हैं दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली की बात करें, जहां दिल्ली में कोरोना से थोड़ी राहत है। 24 घंटे में 12,527 मामले और 24 की मौत। रोजाना केस 31% कम हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, रोजाना के हिसाब से देखें तो 31% केस कम हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब कोरोना के मामले धीरे धीरे शांत होते नजर आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये पहला दिन है जब ये मामला कम आया है। ऐसे में अब कल और परसों का देखते हैं दोस्तों क्या हिसाब होता है, तभी पूरे तरीके से बता सकते हैं कि पीक अभी है या चला गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां मार्च से शुरू होगा 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण। एन तागी प्रमुख ने दी है इसकी बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के कोरोना वर्किंग ग्रुप बोले तो NTAGI बोले तो एन तागी के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने सोमवार को बताया है कि भारत इस साल मार्च तक 12 से 14 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं। यूपी ओपिनियन पोल की बात करते हैं, जहां 2 और सर्वे किए गए हैं दोस्तों, जिसमें बीजेपी की जीत का बड़ा दावा निकलकर सामने आया है और सपा को कितनी मिलेंगी सीटें, सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी या समाजवादी पार्टी सत्ता छीनने में कामयाब रहेगी? इसका सही जवाब तो 10 मार्च को ही मिलेगा। फिलहाल एक ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी आसानी से बहुमत हासिल करने जा रही है। सपा का प्रदर्शन 2017 के मुकाबले काफी सुधरता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सत्ता में आने से काफी दूर रह सकती है दोस्तों। रिपब्लिक भारत और पी मार्क के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 252 से 272 सीटें मिल सकती हैं, तो सपा 111 से 131 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी को 8 से 16 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है, तो कांग्रेस को 3 से 9 सीट मिल सकती है दोस्तों, और अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। ऐसे में दोस्तों ये तो रही सीटों की बात, जिसमें भारतीय जनता पार्टी क्लियर विनर है दोस्तों। लेकिन जो अगला सवाल लोगों से पूछा गया, आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा आपका चेहरा कौन है, तो आपको बता दें दोस्तों कि सर्वे का रिजल्ट आया है। सबसे अधिक 41.2% लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद बताया है। वहीं 29.4% लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव को सीएम बनते देखना चाहते हैं, तो वहीं 13.4% ने मायावती को पसंद बताया, तो 5.8% प्रियंका गांधी को सीएम के रूप में देखना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बहुत बड़ा सर्वे था और बहुत बड़ा रिजल्ट भी निकल कर आया है दोस्तों। ऐसे में सर्वे का आप समर्थन करेंगे, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कितनी सीटें जीतेंगी सर्वे के हिसाब से कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बीजेपी ने अखिलेश, प्रियंका और मायावती को दिया है बहुत बड़ा झटका। सपा और कांग्रेस और बसपा के कई नेता हुए भाजपा में शामिल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सूबे में आया राम गया राम का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेता अपना फायदा नुकसान देखते हुए दल बदल रहे हैं, और ऐसे में बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। भारतीय जनता
पार्टी ने प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के एक, समाजवादी पार्टी के 2 और बसपा का एक नेता सोमवार को भाजपा में शामिल हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में ये नेता बीजेपी का दामन थाम लिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर और बड़ी जानकारी थी दोस्तों। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के गुब्बारे का अब हवा निकलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कैसे ये हवा निकलेगी, स्पीड में या धीरे, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बात का आप समर्थन करते हैं नहीं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूपी इलेक्शन को लेकर संतों ने अब भरी है हुंकार, कहा योगी जी की बने सरकार। जितेंद्र नंद सरस्वती ने साथ में कहा कि राम मंदिर अगर चाहते हो तो मोदी और योगी की जोड़ी बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां सिद्धू ने केजरीवाल को बताया है प्रवासी पक्षी, कहा झूठे वादे करके लोगों को लुभाते हैं दिल्ली के सीएम। जी हाँ दोस्तों, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए उन्हें प्रवासी पक्षी करार दिया है। सिद्धू ने कहा कि वो अनेक राज्यों में जाकर झूठे वादे करके लोगों को लुभाते हैं और कभी कभी दिल्ली वापस आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां AIMIM असदुद्दीन की पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ओवैसी ने जारी की है 8 उम्मीदवारों की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, AIMIM ने उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां इलेक्शन कमीशन ने बदली पंजाब चुनाव के लिए वोटिंगों की तारीख, अब 16 फरवरी को होगी वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख बदल दी है। अब 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को वोटिंग होंगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां पर अगले 2 दिनों में दिल्ली समेत इन 6 राज्यों में पड़ेगी हाड़ कपा देने वाली ठंड। यहाँ पर होगी बारिश। कहाँ? भारत मौसम विज्ञान विभाग बोले तो IMD ने अधिसूचित किया है कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित 6 अन्य राज्यों में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों में के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ अलग अलग इलाकों में गंभीर शीतलहर की स्थिति और अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने की ये संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगले सप्ताह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों में भारी बारिश की भी संभावना है। ऐसे में आप लोग कहाँ के वासी हैं दोस्तों, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कहाँ से खबरें देख रहे हैं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।